हाँ दिनेश जी नेटवर्क में नहीं है, इसलिए हाँ, आप आमंत्रित तो करने आज लगे। के हमारे मुख्य जी आज के हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय श्री गजानन जी बाजड़, गांव हाँ, नेतसा, जिला वाशिम से है। चलो ठीक है, आ गए भैया जी। आदरणीय दीदी जी, प्रणाम, धन्यवाद। जी बहुत ही सुंदर। अच्छा, आवाज नहीं जा रही है। जी जी, पहले आप आ रही है। आमंत्रित कर दीजिए जी। आवाज आ रही है सर। भैया जी आवाज आ रही थी। चलिए ठीक है। आदरणीय रंजना जी आप कर दीजिए उनकी हाँ आवाज। जी जी आप बुला जी लीजिए जी गजानन जी जी को। आदरणीय गजानन जी बाजड़ वाशिम से है, उनका स्वागत है। और उन्होंने पहले भी एक बार आमंत्रित हो चुके थे और अभी दूसरी बार, तो आदरणीय गजानन जी बाजड़ आपका स्वागत है। और आप ओम अभी ओम 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 धन्यवाद धन्यवाद ओम। सर्व सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। ओम। हाँ, मैं पिछले 2014 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और इसे मुझे स्वामी जी का और आचार्य श्री जी का ही बहुत बहुत चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बहुत मार्गदर्शन मिलता रहता है। और मैं 2014 से खेती में कुछ ही केमिकल नहीं यूज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पतंजलि का प्रोम, पतंजलि का वर्टिसिलियम, पतंजलि का ब्यूरिया, ये जो पतंजलि ने प्रोडक्ट बनाए हैं अपने लिए, ये प्रोडक्ट है मैं 2019 तक मैंने ज्यादा से ज्यादा यूज किए हैं। और मैं अभी जो डायनामिक, वो मोहने सर अपना क्लास लिया था ना अपने क्लास में, दीदी हेलो, हाँ सर तुम बोलिए। बीच में बोलते रहो, मुझे उससे ऊर्जा मिलेगी। यस यस सर बोलिए। हाँ, जो मोहने सर ने वो बायोडायनामिक का क्लास लिया था, तो जी हमने हमारे गांव में एक एफपीओ बने हैं और वो एफपीओ में 250 सदस्य बने हैं। और जी हम डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन से जुड़े हैं। और जी उससे हम 2019 से हम लगातार 3 साल हो गए हम बायोडायनेमिक पद्धति से खेती कर रहे हैं और जी हमें रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। और इसी के साथ साथ हम पतंजलि का नीम अर्क, पतंजलि का वर्टिसिलियम, पतंजलि का ब्यूरिया, ज्यादा जी से ज्यादा हम पतंजलि का ही प्रचार करते रहते हैं। गांव में हमने स्वदेशी केंद्र खोला है और गांव में जो पतंजलि के प्रोडक्ट है वो इसका ज्यादा से ज्यादा हम यूज करते हैं। और जो खाने पीने के जो प्रोडक्ट है इससे भी हम ज्यादा से ज्यादा पतंजलि ही यूज करते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जो आरोग्य के लिए आरोग्यवटी, जो अपना जो ब्लड ब्लड प्रेशर ठीक रहने के लिए जो हृदय अमृतवटी है, हमने इसका बहुत हमारे गांव में प्रचार किया है। और तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वो लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जी क्योंकि ये जो केमिकल ये बोलते क्या बोलते हो, दवाई खा रहे हो। हर चीज में केमिकल है सर। और हाँ हाँ, हर चीज में केमिकल है। केमिकल से आदमी की और जो खेत की दवाई, ये आरोग्य बिगड़ रहा है। जी इसके लिए जैविक खाना ही अच्छा है। जी तो हम ज्यादा से ज्यादा जैविक का ही यूज करते हैं। और हमने हमारे खेत में जो वेस्टेज रहता है, जो केड़ कचरा बोलते हैं उसको, तो उनका डेपो लगाते हैं। और 2-2.5 महीने तक रखने के बाद उनका एक नंबर का कंपोस्ट हो जाता है। वो कंपोस्ट से हम खेती कर रहे हैं। हम किसी प्रकार का ही खेती में यूज नहीं कर रहे हैं। जी जो खेत में जानवर पालते हैं, हमारे मेरे पास 10 जानवर है। 9 एकड़ खेती है। तो खेती में हम कतई ये खाद का यूज नहीं करते। अपने घर का बनाया हुआ खाद ही वापरते हैं। और कीटनाशक के लिए इसके बराबर, पतंजलि के बराबर हम 10 पेरनी अर्क बनाते हैं। घर पे ही टाकी लगाते हैं खेत में और इसका ही यूज करते हैं।
और इससे हमें रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं और हमारा आरोग्य भी अच्छा रहता है और खाने खाने को अच्छा मिल रहा है। हमने इस साल जो महाज्योति है वो मराठा के लिए वो ओबीसी समाज के लिए ही सिर्फ काम कर रही है महाज्योति। इससे हमने हमारे कंपनी के लिए 6 लाख रुपए का अनुदान मिला दिया है और जो सफोला बोलते हैं हिंदी में, मराठीमध्ये त्याला करडई म्हणतात। आम्ही यावर्षी आमच्या रिसोड तहसीलमध्ये 750 हेक्टरमध्ये करडई घेतली होती आणि माझ्या गावामध्ये 200 एकरामध्ये करडई पेरली होती। सब लोग हम वो सफोला का ही ऑयल मतलब तेल खा रहे हैं और उससे आरोग्य अच्छा हो रहा है। पिछले साल मोहने साहब ने हमारे को विद्यापीठ से वो स्कीम थी, वो स्कीम से अंदर से उन्होंने हमारे को 35 एकड़ के लिए सफोला दिया था। उससे वो लोगों को प्रेरित हो गए और अभी हम शुद्ध तेल खा रहे हैं। हमारे को किसी ही हमारे एफपीओ के आदमी को दुकान पर का तेल लाने की जरूरत नहीं। हम फ्लेक्स ऑइल और राई बोलते मोहरीचं तेल आणि करडईचं तेल आम्हाला शुद्ध घरच्या घरी आम्हाला खायला मिळत आहे आणि या एफपीओच्या माध्यमातून आम्हाला भरपूर फायदा होत आहे आणि या माध्यमातून आमच्या कंपनीला 25 लाख रुपये शेतकऱ्यांना आणि 25 लाख रुपये इतर खर्च ऐसा ये 50 लाख रुपए खर्चा ये महाराष्ट्र शासन जैविक मिशन पर हमारे कंपनी पर खर्चा कर रही है और इससे हमारे जो खेत बांधव है उनके लिए बहुत बहुत फायदा हो रहा है और ऐसा ही हमारा मिशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारी एफपीओ हो गई है और एफपीओ को जो गोडाउन रहता है उसको गोडाउन के लिए 25 लाख हमारे को मंजूर हो गए और इसके बाद दूसरे टप्पे में हमारे को जो ऑयल मिल लगाना है, ऑयल मिल के लिए भी पोखरा के अंदर से 60% ग्रांट मिलेगा और इससे हमारे जो काश्तकार है इसके लिए बहुत फायदा रहेगा। ऐसा हमारा जो ईश्वरीय कार्य चालू है। मगर इसमें खेत की बात ये क्या है कि जो पक्ष है, जो बोलते हैं कांग्रेस बोलो भाजपा बोलो, ये जो पक्ष वाले लोग हैं तो ये हमारे गांव में वो राजकारण खेल रहे हैं। इसके जो हम सामान्य आदमी काम कर रहे हैं इसमें कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। हमारे पास इतना टाइम है कि हम देश के लिए और समाज के लिए हम हमारा जीवन ही हमने दे दिया है। जो जैसा गुरु बोलते हैं मराठीमध्ये गुरु म्हणतात त्याला बेल घालण्याशिवाय दुसरं काही काम नसते, वैसा ही हमारा काम है। हम सवेरे उठने से मैं और मेरा साथीदार है शरद पाटिल बोलते हैं उनको गांव में, वो दोनों हम सवेरे उठने से वो 2-3 घंटे हमारे गांव के लिए ही रहते। जैसे वो गुरु रहता वो बेल डालने के लिए वो सवेरे फिरता है, वैसा हमारा काम है। वैसा ही है शरद पाटिल और हम सवेरे 2-3 तास और शाम को 2-3 तास ये हम काम कर रहे हैं। मगर वो जो गांव के वो समझ ये कार्य करते हैं जो कांग्रेस के, वो इनको ये कार्य अच्छा नहीं लग रहा है। वो हमारे विरोध में सब कुछ जो इतना हमने गांव को दे दिया है इतना उसने अभी तक नहीं दिया किसी ने। और इसी से जो भूमाता का सुधार हो रहा है और जो अपने आरोग्य का सुधार हो रहा है, यो आरोग्य का मगर नाम हमारा हो रहा है, हम कर रहे हैं वो ईश्वर ही कर रहा है हमारा नाम। हम तो नहीं कुछ कर सकते थे, स्वामी जी की कृपा से ही हमारा हो रहा है। मगर ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको नहीं सह सक रहा है, वो हमारे काम में ज्यादा से ज्यादा बाधा निर्माण कर रहे हैं करके अपनी जो वरिष्ठ है, जो अपने जो साथीदार है, हमारे जो गुरु बंधु है, इन्होंने हमें ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शन करके हमारा ईश्वरीय कार्य कैसा आगे जाए और हमें जो यश मिला है वो ज्यादा बढ़ने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, मैं आप सबको विनती करता हूँ और मेरा ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय गजानन जी, आपने अपनी धन्यवाद। अनुभव एफपीओ निर्माण जो आपने किया है उसका आपने अनुभव बताया है
और मैं चाहूँगा कि हमारे इन्होंने बहुत कुछ अपना जो अनुभव बताया है कि हमें जो एफपीओ हम किसान बना रहे हैं, एफपीओ में क्या क्या परेशानी आती हैं और कैसे लोगों का एफपीओ में क्या निर्माण करते समय चयन करना चाहिए। इसमें तो जब आपने जो निर्माण एफपीओ बनाया था उसमें सभी प्रकार के लोग रखे थे क्या, विचारधारा और का चयन किया या आपने सभी प्रकार के लोग रख लिए? नहीं नहीं, गांव में जो लोग हैं, सभी प्रकार के लिए थे ना, कांग्रेस के लिए थे, भाजपा के लिए थे, शिवसेना के लिए थे। हमारे को मालूम नहीं था ना वो सामने वो ऐसा करेंगे। सब प्रकार के लोग लिए थे हमने। आज क्या आज वो आपके एफपीओ में विरोध आवाज कर रहे थे? नहीं नहीं, वो जो हम कार्य कर रहे थे वो बोले तुम्हारा कार्य सही नहीं हो रहा, मगर हमने बोला तुम करो, हमारे से ज्यादा करो, कुछ अड़चन नहीं। जो मेरे पास ये स्पीकर चालू है किसी का। मैंने बोला तुम अच्छा करेंगे हमारे से तो तुम कर सकते हैं। मेरे प्रेसिडेंट हूँ मैं कंपनी का, तो मैं राजीनामा भी दे सकता हूँ और तुम मेरे से अच्छा करो। मगर उनके पास टाइम नहीं सर। हमारे को जो फार्मल ऐप मिली है ये महाराष्ट्र शासन की, उनका जो पैसा हमारे अकाउंट पर आया है और मैं अध्यक्ष हूँ और दूसरा सचिव है, तो उसने सचिव को बोला कि तू ऐसा बोल उनको कि राजीनामा दे दिया, तू वो ट्रांसफर मत करो, वो जो अमाउंट आया है महाराष्ट्र शासन का वो ट्रांसफर मत कर। सर जी मुझे बताओ कि वो ट्रांसफर हम पैसे खा सकते हैं क्या महाराष्ट्र शासन के? वो तो हमें ट्रांसफर करना ही पड़ेंगे। तो ऐसे बाधा ला रहे हैं बीच में। सदन में उपस्थित हमारे जो आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी हैं और अन्य किसान हैं जो एफपीओ जिन्होंने बनाए हैं, आप जो है अपनी चर्चा आदरणीय गजानन जी से जारी रखें ताकि सदन को एफपीओ के बारे में, निर्माण करने के बारे में क्या क्या सावधानी बरतना है, मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और भी सदन में किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित। जी ओम रघुवंशी जी हैं? जी गुरुदेव है गुरुदेव। जी जी ओम। ओम जी, ओम जी। रघुवंशी जी ने अभी बात नहीं सुनी होगी आदरणीय गजानन जी की। गजानन जी का कहना है इन्होंने एफपीओ बनाया, एफपीओ अच्छी कंडीशन में है, सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ है, लेकिन उसमें कांग्रेस, बसपा और सपा और भाजपा का ये राजनीतिकरण हो गया है एफपीओ में, जिसके कारण जो कांग्रेस के हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं कि ये तो भाजपा समर्थक हैं या स्वामी जी के समर्थक हैं या इस प्रकार के इसमें वो व्यवधान आ रहे हैं। तो इसमें मैं जो एफपीओ जिन्होंने बनाया है, जो बना के चला रहे हैं, इस गजानन जी का ये कहना है कि इसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लोग गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो एफपीओ के सदस्य हैं, खुद डायरेक्टर हैं या जो भी है। ऐसा ही है ना गजानन जी? हाँ ऐसा है, ऐसा है। देखिए जब आपने एफपीओ बनाया था तो उसमें जो सिलेक्शन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या होता है, 5 के डिन नंबर होते हैं, 5 प्रोविजनल होते हैं। हाँ हाँ। तो जो 5 आपने बीओडी बनाए थे जिनके डिन नंबर है, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो आपके समर्थक हैं, ये बताइए पहले। पांच में के वो 5 ही समर्थक है, उसका कुछ नहीं है सर, दिक्कत नहीं उसकी कुछ। हाँ तो बस सीधी सी बात है, आप एक काम करते हैं, बैठक में एक बैठक रखिए और एक प्रस्ताव बनाइए, एक प्रस्ताव बनाइए और जिन लोगों से आपके एफपीओ की स्वतंत्रता को नहीं वो जो हमारी जो समूह है 10 समूह है, हाँ। उसमें से जो मेरा समूह है, तो मेरे समूह के जो सचिव है मेरे समूह के, को सचिव को कुछ काम नहीं करने दे रहे। वो कांग्रेस के लोग है, वो कुछ काम करने का जो हमने लैब ली है, लैब फार्मल लैब मिली है हमें महाराष्ट्र शासन से, उसका आरटीजीएस मारने का है। तो वो बोल रहे काय को मारने का, वो पैसा अपन ही यूज करेंगे, अपन को नहीं यूज करने आएगा वो पैसा, वो तो महाराष्ट्र शासन का रिटर्न ही करना पड़ेगा ना। नहीं देखिए अभी उसमें ऐसा है गजानन जी कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप तो सीधा 2 शब्दों में मुझे बताइए कि विरोधियों की संख्या ज्यादा है कि आपके पक्षधरों की संख्या ज्यादा है? नहीं, मेरे समूह के लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं मुझे, मेरे समूह के। गाँव है मेरा समूह है, उसमें 25 लोग है, वो ज्यादा भड़का रहे वो ये कम में को।
नहीं, आपके समूह की बात छोड़िए, अभी बन गया एफपीओ, एफपीओ का जीएसटी आ गया, सीआईएन आ गया, डिन नंबर आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अब टोटल हाँ जो हाँ, टोटल एफपीओ में कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर है। अरे एफपीओ में टोटल मेंबर की संख्या, फार्मर सबको मिला के। हाँ, टोटल 250 है। ओके, अभी 250 में से कितने समर्थक हैं और कितने विरोधी हैं, ये बताइए मुझे। 75% समर्थक है मेरे। वेरी गुड। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एक काम करिए, बैठक करिए, बैठक में जो आपके समर्थक है प्रस्ताव लीजिए, और जिन लोगों हाँ से आपको आपत्ति है उनकी शेयर मनी आप वापस कर दें। उसमें क्लॉज डला हुआ है, हाँ उसकी गाइडलाइन पड़ी है। गाइडलाइन में यह है हाँ कि अगर एफपीओ हाँ के हितों की रक्षा करने के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टर्मिनेट करना पड़े, तो उसमें एक हाँ प्रोविजन होता है, एक एक्ट है, वो मैं आपको भेज दूंगा उसकी गाइडलाइन। उसमें आप हाँ उन मेंबरों को और उनको टर्मिनेट करके उनकी शेयर मनी का चेक बना के, जितना हाँ। उन्होंने दिया था उतना पैसा जो सहयोग राशि दी थी उनको वापस करके एफपीओ से बाहर कर सकते हैं आप। ठीक है सर, ठीक है सर, आ गया है ना? समझ में। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये जानना चाहता था कि आपके समर्थकों की संख्या ज्यादा है, विरोधियों की संख्या ज्यादा है? समर्थक की संख्या ज्यादा है सर, 75% से ज्यादा हो गया हमारे लोग। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कीजिए, एक बैठक करिए, जो आपके एफपीओ के डायरेक्टर जो समर्थक लोग हैं आपके, और एक प्रस्ताव हाँ पारित कीजिए। खाली कुछ नहीं करना है, प्रस्ताव पारित करने में ऐसी बड़ी चीज नहीं लगेगी। रजिस्टर में केवल लिखना है आपको, और लिख के कि हम लोगों ने बैठ के निर्णय लिया कि इन लोगों से दिक्कत है और इनके एफपीओ में रहने से एफपीओ के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, इसलिए इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टर्मिनेट किया जाता है और इनकी अनुदान राशि इनको ससम्मान इनके समूह में वापस कर दीजिए आरटीजीएस करके। अभी वो साइन करने का एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, एक सचिव, तो आपका अकाउंट ऑपरेट कौन करते हैं? 2 लोग। मैं करता हूँ, और तीन लोग हैं हमारे, सीईओ है, अध्यक्ष और सचिव। हाँ, तो आपका जो सीईओ है, अध्यक्ष और सचिव, आप उनका जितना भी जिन 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 लोगों को बाहर करना है आपको, उनकी राशि उनके खातों में ट्रांसफर करके कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। आप इस एफपीओ के अंश नहीं रहे, हिस्सा नहीं रहे, आप बिल्कुल बाहर कर दीजिए उनको। ये आपको सर जी, अधिकार है। जो जो 250 लोग है वो सभी बुलाना पड़ेंगे वो। अभी देखिए, उसका एक तरीका बताता हूँ। 250 लोगों को बिठाओगे, बुलाओगे, बड़ा हंगामा होगा। तो आप एक काम हाँ कीजिए, जो 250 लोग आपके समर्थक हैं, हाँ उनसे अलग अलग जाके मीटिंग में अलग अलग डेट में प्रस्ताव पारित करवा लीजिए उनके समूह में। जैसे 15 उनके। किसानों का समूह एक अलग होगा, आपका एक अलग हाँ है, तो हाँ हाँ उनमें अलग अलग जाके कि यही प्रस्ताव पारित करना है कि हमारे एफपीओ की हितों की रक्षा के कारण इन लोगों से दिक्कत हो रही है, कृपया इनकी शेयर मनी वापस करके और इनको एफपीओ से बाहर किया जाए, ताकि हम विकास के पथ पे आगे बढ़ सके। बिल्कुल शॉर्टकट लाइन लिखनी है, उसमें वर्डों का बहुत महत्व है, शब्दों का मैं बता दूंगा शब्दावली कैसी लिखनी है आपको। हाँ हाँ हाँ। अभी हम भी टर्मिनेट कर रहे हैं 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और नए लड़कों को बिठा रहे हैं जो नए 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 लोग आए। तो वो एफपीओ स्वतंत्र है, इसलिए एफपीओ में गवर्नमेंट की कोई हस्तक्षेप नहीं है। अभी आपने उनने आपको एफपीओ कंपनी बना दी, जीएसटी ला दिया, सीआईएन ला दी, अब स्कूल उंगली पकड़ के स्कूल जाना सिखा दिया। अब स्कूल आप खुद जाइए, आपकी समस्याओं से आपको खुद को निपटना है। और हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है। मैंने एफपीओ बनाया तो 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन गलत हो गया, जो टोटल नेगेटिव थे, तो अभी हम लोगों को बाहर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। और अगर आपके पास 250 लोग आपके समर्थक हैं और वो गिने चुने लोग हैं, तो आप उनका नाम लिख के और उनकी राशि वापस कर दीजिए, ठीक है और सर, ठीक है सर, आ उसकी गया जगह समझ। नए लोगों को ले लीजिए। अच्छा ठीक है सर, हम्म। ठीक है सर, कुछ कुछ दिक्कत आ गई तो तुम्हारे को कॉल करूंगा सर। जी, आवाज म्यूट है आप, रघुवंशी जी म्यूट है हम आप, म्यूट है आप। मैंने 2 एफपीओ बनाए हैं, और उसमें ये दिक्कतें आना स्वाभाविक है। बिल्कुल टर्मिनेट कर दीजिए आप। ये जो आदमी गंद मचा रहा है, जो व्यक्ति विकास में दिक्कत कर रहा है, उसको बिल्कुल बाहर करिए आप। और ये अधिकार है आपके पास, ये सुरक्षित है आपका अधिकार। मैं क्लॉज नंबर आपको बता दूंगा उसका। एफपीओ के जो क्लॉज होते हैं, गाइडलाइन होती है, उसमें दिया हुआ है। और कोई आपको पूछे तो बता देना, चलो ये पढ़ लो, इसको देखो इसको। ठीक है ना सर। जी ठीक धन्यवाद है सर, धन्यवाद रामकृष्ण धन्यवाद रघुवंशी जी। धन्यवाद।
हमारे महाराष्ट्र से जो आज के चीफ गेस्ट गजानन जी हैं, उनकी समस्या उन्होंने एफपीओ बनाया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी जो एफपीओ का संचालन कर रहे हैं, दोनों का संवाद हुआ और समस्या का समाधान लगभग ठीक स्थिति में उनको मार्गदर्शन मिला। तो और मैं चाहूंगा कि सदन में उपस्थित हमारे विद्वान जन, वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। एफपीओ के बारे में और किसी का कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है, अनम्यूट करके आप सुझाव दे सकते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। आज की कक्षा भी अच्छी हुई योग की, और अभी चर्चा जो हुई, रघुवंशी जी का मैं मतलब अभिनंदन करता हूं कि ऐसी समस्याओं का कैसा समाधान निकालना एफपीओ के, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बोला। एफपीओ में ही नहीं, जो भी डेमोक्रेटिक संस्थाएं है उसमें ऐसा होता ही है। और एफपीओ तो ऐसा है जिसमें आर्थिक लाभ वाला है आज या भविष्य में, तो उसको कब्जा करने का अलग अलग जो पॉलिटिकल लोग है, वो पॉलिटिकल लोग अपने तरीके से अड़ंगे निर्माण करने का काम करते हैं। और उसका सरल तरीका यही है कि डायरेक्टर के इसमें डायरेक्टर की मीटिंग लेके या अलग अलग जो जनरल बॉडी मीटिंग बोलते, उसमें मीटिंग ये लेके ऐसे जो लोग हैं इनकी सदस्यता को सीज करने का या फिर परस्त करने का और निकाल डालने का, ये करना ही पड़ता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई बुरा लगने का नहीं है। अपन संस्था के लिए काम कर रहे हैं, गांव के लिए काम कर रहे हैं, किसान के लिए काम कर रहे हैं, तो किसानों का हित देखने के लिए जब कोई ऐसे अड़ंगे करते हैं तो उनको निकालना ही पड़ता है अपने को। उसमें वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के बगैर कुछ नहीं होता। तो इसमें गजानन जी डरने की बिल्कुल बात नहीं है, कानून अपने तरफ से है, क्योंकि उसका जो एफपीओ का लाभ है वो कोई व्यक्तिगत गजानन जी को नहीं मिल रहा, वो जो शेयर होल्डर्स है 250-300 किसान, उनको मिल रहा, भविष्य में जो किसान जुड़ जाएंगे उनको मिल रहा। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात है, सोशल इंटरेस्ट वाली बात है। तो सोशल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट करते समय ऐसे जो लोग अड़ंगी निर्माण करते हैं उनको निकालना ही पड़ता है। हम तो रोज लोकसभा राज्यसभा में देखते हैं कि अच्छे विधेयक को विरोध करने वालों को निकाला ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत देखी जाती। तो ये कानूनन डेमोक्रेटिक फार्मूला है, ये डेमोक्रेटिक फार्मूला हमको यूज करना आता नहीं है, बस दिक्कत यही है, तो उसको यूज करना सीखना पड़ेगा। जैसे हम एग्रो टेक्निक्स पढ़ते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग के टेक्निक्स पढ़ते हैं, वैसी संस्थाएं कैसे चलाना, इसके भी टेक्निक्स हमको सीखने पड़ेंगे। हमको ये आते नहीं, राजनेता इसी का फायदा लेते हैं और हमने खड़ी की हुई संस्थाओं को वो अपने कब्जे में लेते हैं। तो किसानों को जैसा प्रोडक्शन सीखना चाहिए, प्रोसेसिंग सीखना चाहिए, मार्केटिंग सीखना चाहिए, वैसे ही किसानों की जो संस्थाएं है एफपीओ जैसी, उनको कैसे चलाना, उनके बारे में मिनिमम जानकारी लेना, उसके कानून समझ लेना, यह भी सीखना पड़ेगा। यह भी किसानों के हित के लिए हमको सीखना ही पड़ेगा और अमल में लाना पड़ेगा। बस ये बात ख्याल में रखे। और इस संदर्भ में कानूनन आपका जो एक लीगल एडवाइजर रहता है एफपीओ में, वो लीगल एडवाइजर या कोई भी दूसरा भी वकील आपने देखा तो भी ऐसी जो संस्थाएं होती है, ऐसी संस्थाओं में एफपीओ की जो क्लॉज है, वो क्लॉज के आधार पे किस तरह से निरस्त किया जाता है। रघुवंशी जी ने बिल्कुल बोला, बिल्कुल सही बोला कि जो ऐसे क्लॉज बनते हैं, ठहराव बनते हैं, तो उसमें एक एक शब्द बहुत महत्व का है। क्योंकि कल हमने समझ के चलना कि हमने वो डायरेक्टर को निकाले बराबर वो कोर्ट में जाएगा, जाने दो, कोई चिंता नहीं है। और उस समय फिर तुमने ठहराव कैसे किया, क्या किया, कौन से शब्द यूज किए, उसका उसी पर माथापच्ची होंगी अपने वकील की, दूसरे वकील की। तो इसलिए वो जो ठहराव करते समय कौन से शब्द प्रयोग करना, कैसे प्रयोग करना, इसके बारे में रघुवंशी जी आपको जो प्रस्ताव भेजेंगे उसी प्रस्ताव के अनुसार अपने को चलना पड़ता है। तो बस इस तरह से आगे चलो और अपने मन में कोई भी हिचकिचाहट नहीं रहनी चाहिए। अपन कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गलत काम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए गलत काम में अड़ंगे लाने वालों को दूर हटाना यह भी राष्ट्र कार्य है, यह भी समाज कार्य है, यह भी किसानों के लिए अच्छा पवित्र कार्य है। इस लगन के साथ में आगे चलो, बस यही मेरी आपको धारणा है। और इस संदर्भ में कुछ भी मदद लगती है तो इस सदन में काफी सारे वैज्ञानिक है, जानकार है,
उनसे आप मदद ले सकते हैं, हमसे भी मदद ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वाणी को मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सर। आपने जो गजानन जी की जो बात है, जो एफपीओ का संचालन में क्या सावधानी बरतना है और अगर कोई व्यवधान आ जाता है तो उसका समाधान कैसे होगा, इस पर चर्चा हो रही है। और साथ ही हमारे सदन में उपस्थित जो वैज्ञानिक गण हैं, किसान भाई हैं, मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं आदरणीय कुलदीप उनियाल जी को, उत्तराखंड से हैं। आप गजानन जी आरंभ कर लें, सम्मीत रखें जी। आदरणीय कुलदीप उनियाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और जो हमारे किसानों की स्टोरी बन रही है, लगातार जो जैविक कृषक हैं उनकी स्टोरी का संकलन किया जा रहा है और युगाहार कार्यक्रम का आज 670 दिन पूर्ण हो गए हैं। इस पर आपका कोई सुझाव, मार्गदर्शन आज तो सादर आमंत्रित हैं आदरणीय कुलदीप उनियाल जी। शायद कुल जी, स्वागत है आपका। उत्तराखंड से हैं आप? जी 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 इस सभी को ओम, धन्यवाद आपका। जैसे कि जो बातचीत इसमें हो रही थी अभी की भी, जो है जो हमारे संगठन है उनमें कई बार दिक्कतें आ जाती है, कई बार जो है उसमें उसको जो है आगे बढ़ने में जो है परेशानी हो जाती है। तो उसमें क्योंकि जो सबसे जो जितने भी संगठन होते हैं, जो भी सक्रिय संगठन होते हैं, सक्रिय संगठनों में विवाद होते हैं और वो विवाद जो है वो हर जगह होते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे संगठन हो, चाहे आपका जो है कोई भी, चाहे किसी भी प्रकार का जो सक्रिय चीज होगी उसमें विवाद जो है निश्चित रूप से पैदा होते हैं। तो या तो जो संगठन जो है निष्क्रिय रहते हैं उनमें कहीं विवाद नहीं होते हैं, लेकिन जो सक्रिय होते हैं उनमें विवाद की जो है हमेशा बने रहते हैं, उनकी संभावना हमेशा बनी रहती है। क्योंकि वहां पे जो है लोग जो है अपनी बात को रखने का कोशिश करते हैं या उस बात का जो है विरोध करते हैं, या किसी किसी मुद्दे पे किसी जो है अपने मत का जो है विरोध करते हैं। मतलब जो भी उनके मुद्दे होते हैं, मुद्दे पे अपना विरोध जो है रखते हैं। तो इसमें जो है एक जो संगठनों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनमें संगठनों में जो है आपका एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब मतभेदों का निपटारा कैसे करें। मतभेदों का जब भी कोई संगठन बनता है तो उनको ये सीखने की भी जरूरत होती है कि मतभेदों का निपटारा कैसे करते हैं। जहां भी मतभेद होते हैं, मतभेद हर जगह होंगे, हर जगह होते हैं, चाहे जैसे हमारे देश के अंदर हमारी जो है लोकसभा है, राज्यसभा है, फिर कार्यपालिका होती है, एक जो है प्रशासनात्मक जो इकाई होती है हमारी, एक जो है शासनात्मक इकाई होती है जो उसको शासन चलाता है, एक फिर शासन का जो होता है उसको एक कार्यदायी कार्यपालिका होती है जो उसमें हमारे बहुत सारे विभाग होते हैं, और एक होती है न्यायपालिका जो न्याय का काम करती है। जो अगर इन चीजों को लेकर कहीं पे भी कोई भी मुद्दे में जो है किसी भी तरह का जो है मतभेद पैदा होता है या कहीं भी, तो वहां पे जो है न्यायपालिका अपना काम करती है। उसी तरह से संगठनों के अंदर भी जो है एक विंग जो है, जो एक हिस्सा, एक जो समिति बनती है, वो समिति जो है वो मतभेदों का निपटारा कैसे करते हैं, वो उस पे जो है उसका फोकस होता है। क्योंकि क्योंकि अगर हम किसी भी संगठन में मतभेद को नहीं निपटाते हैं तो एक बार वो धीरे धीरे वो नासुर बन जाता है और वो संगठन फिर जो है टूट जाता है। संगठन जो है जैसे वो एक कैंसर की तरह होता है और फिर धीरे धीरे उसको जो है खत्म कर देता है संगठन। पर लेकिन अगर हम उसका इलाज कर देते हैं तो इलाज करने पे जो है, अगर शुरुआत में ही हम उसका इलाज कर देते हैं, मतभेद को वो हम निपटा देते हैं, तो वो जो है फिर जो है उस संगठन फिर आगे बढ़ता है, धीरे धीरे वो आगे जो है बढ़ना शुरू कर देता है। तो मतभेद स्वाभाविक है और मतभेदों का निपटारा जो है एक संगठन के अंदर जो है एक हिस्सा है कि जो इसको बहुत जरूरी है। वो उसकी एक न्यायपालिका उस संगठन के अंदर का काम करनी चाहिए। कोई भी लोकतांत्रिक इकाई होगी तो उसमें मतभेद निश्चित रूप से होंगे, तो उनको निपटाना बहुत जरूरी होता है। और उसके पक्ष जो है, दोनों पक्ष देखे जाने चाहिए, उसके भी दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए कि भाई क्यों विवाद पैदा हुआ है, विवाद की जड़ क्या है, इस विवाद की आखिरकार जड़ क्या है। तो उस विवाद को, तो अगर कई बार जो है अगर विवाद लगता है कि मतलब जो है वो संगठन के जो हमारा विजन है, सोच है, उसके अंदर नहीं आ रहा है। जैसे कि हमने कहा कि भी संगठन हमने किस लिए बनाया, संगठन हमने बनाया था कि हमने इसकी
प्रोडक्शन और मार्केटिंग का काम करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे कोई राजनीतिक मुद्दा आता है, तो जैसे यहाँ पे बात उठ रही थी, कोई राजनीति हमारे संगठन का काम ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ सदस्य जो है अगर इस तरह को इसको जो है मंच को जो है हमारे संगठन को जो है अगर राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, या तो वो वहां पे जो है वो स्थिति हो जाती है कि वहां पे हमें फिर जो है संगठन के अंदर जो है एक जो है प्रस्ताव ला करके ऐसे सदस्यों को जो है हमें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ता है, और उसकी एक प्रक्रिया होती है संगठन के अंदर कैसे उसको बाहर करना है, कि उसकी एक जो है पूरी जो है उसके अंदर जो है हमारी अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई आप कर सकते हैं उसमें, और उसको उनको हम बाहर कर सकते हैं, संगठन को फिर दोबारा से हम जो है सक्रिय कर सकते हैं। तो कोशिश पहले यही होनी चाहिए कि भाई अगर विवाद जो है कोई अपने अंदर का ही हमारा विवाद है, अगर उत्पादन से जुड़ी हुई बातों का कोई विवाद है, या मार्केटिंग को लेके या कोई विवाद है, या जो किसानों के हितों को लेके कोई अगर कोई इस तरह का विवाद है, तो तब तो उसको जो है हमें अंदर सुलझा लेने के आपस में बैठ करके सुलझा लेना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें जो है उसको जो है अनुशासन में कार्रवाई करके जो है उनको बाहर का रास्ता कर सकते हैं, कि संगठन को ये चीजें करनी होंगी। संगठन का जो नेतृत्व है उसको उसके अंदर जो है इतनी मतलब ताकत जरूर होनी चाहिए, उसके अंदर इतना साहस जरूर होना चाहिए कि वो संगठन को संचालित करने के लिए कोई निर्णय ले सके। ज्यादातर ये होता है कि संगठनों के अंदर जो है लोग जो है संगठन के अंदर जो है अगर संगठन कमजोर है, उसका नेतृत्व कमजोर है, तो वो निर्णय नहीं ले पाता है, वो डरता है, और जब वो निर्णय नहीं लेता तो संगठन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर संगठन का नेतृत्व अगर निर्णय लेने में सक्षम है, निर्णय लेता है संगठन के पक्ष में, अगर संगठन के जो है पक्ष में अगर जो है वो कोई इस तरह का निर्णय लेते हैं, तो वो संगठन फिर आगे जाके ताकतवर बनते हैं। और उसमें ऐसे जो तत्व हैं शुरुआती में अगर उनको जो है अगर आपने ऐसे निर्णयों से उनको प्रभावित कर देते हैं, उनको हतोत्साहित कर देते हैं, तो वो फिर दोबारा से ऐसी हरकतें नहीं करते हैं कि अगर वो कि जिससे संगठन को नुकसान पहुंचे। वो तभी ऐसी हरकतें करते हैं जब संगठन में कमजोर नेतृत्व होता है। नेतृत्व को मजबूत होना बहुत जरूरी है, नेतृत्व को जो है लेकिन नेतृत्व का सिर्फ जो है उसको जिम्मेदारी जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है संगठन मतलब जो संगठन के प्रति नेतृत्व का संगठन के प्रति जिम्मेदारी है कि वो जो है अपने संगठन को मजबूत करे। तो मजबूत करने के लिए अगर उसको कोई भी निर्णय लेना पड़ रहा है तो वो ले सकता है, और उसको लेना चाहिए, तभी वो संगठन जो है मजबूत होगा। तो ये जरूर जो है ये बात आज जो उठ रही थी, ये बहुत सारे संगठन जब बनते हैं और वो इसी तरह से मृत प्राय हो जाते हैं, वो जो है अगर वो संगठन में निर्णय नहीं ले पाते हैं, संगठन में विवादों को नहीं निपटा पाते हैं, तो वो धीरे धीरे मृत प्राय हो जाते हैं। और जहां तक संगठन अगर हम देखते हैं तो वो इन्हीं कारण जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, और फिर जो है धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। और संगठनों की भूमिका जो है, जो अच्छे संगठन है उनके अंदर यही खासियत होती है कि वो जो है अपने हितों के लिए कार्य करते हैं, और किसी भी तरीके का अगर जो है उसमें किसानों के जो है अहित करने वाले सदस्यों के प्रति जो है वो बहुत कठोर होते हैं, और वो उनको अंदर आने भी नहीं देते हैं। एक हिमाचल में एक संगठन है कुल्लू वैली में जो है उसका नाम है वहाँ पे जो है अपर कुल्लू वैली फल एवं सब्जी उत्पादक संगठन है वहाँ पे एक। तो वो संगठन जो है वो पहले ही बोलता है, उनका यहाँ एक नियम पहले उन्होंने बना रखा है कि भाई जो भी सदस्य राजनीति करना चाहता है वो अपना राजनीतिक जूता बाहर उतार दे, तभी हमारे संगठन के अंदर बैठे। वो अंदर आने नहीं देते, जो राजनीतिक बातें करते हैं राजनीतिक बात करनी नहीं है हमारे यहाँ तो सिर्फ किसान की हित की ही बात करनी है। किसान के आप किसी भी पार्टी के हो, आप जो है वो बाहर रख दीजिए, तब संगठन के अंदर आप आइए। तो उनका ये बहुत कठोर उन्होंने निर्णय बना रखा है। ये निश्चित रूप से जो है ऐसे संगठन भी हैं जिन्होंने जो है बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, और आज वो जो है बहुत मजबूती से कार्य कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संगठन है, हमें ऐसे संगठनों से सीखने की जरूरत होती है कि उन्होंने किस तरह से अपने संगठनों को मजबूत बनाया है। तो इस पे जो है एक अलग से भी बात हो सकती है, अलग से भी हम इसमें बात कर सकते हैं कभी कि संगठनों को मजबूत कैसे बनाए हम अपने संगठनों को, क्योंकि वो धीरे धीरे कमजोर क्यों होते हैं, वो संगठन कमजोर क्यों पड़ते हैं, इन बातों पे भी हमें जो है चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम जो है जो हमारे संगठन है उनको हम सही दिशा निर्देश दे सकें। तो ये बात बहुत जरूरी थी जो आज चर्चा हो रही थी, और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिन्होंने भी ये बात उठाई है हमारे मुख्य अतिथि जी ने। ये बात बहुत निश्चित रूप से जो है संगठनों में एक जो है ये
बहुत जरूरी जो सक्रिय संगठन होते हैं उनके अंदर देखने में आती है। पर लेकिन जब हमें संगठन में को आगे बढ़ाना है तो फिर हमें जो है इन बातों पे जो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये एक बहुत बड़ा पक्ष है एक इसका कि ये जो है हम संगठन को संगठनों के अंदर विवादों को कैसे निपटाएं, विवाद को निपटाने का तरीका क्या है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैनेजमेंट एक अलग से कोर्स है वाला इनका, संगठनों के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करें हम, तो ये निश्चित रूप से हमें करने की आवश्यकता है। दूसरा कि जो हमारी जैसे कि हम लगातार आजकल जो है केस स्टडीज का जो है हम बहुत सारे जो हमारे किसान हैं उनके हम केस स्टडीज को संकलन कर रहे हैं। उनका जो है किसानों का जो अनुभव जो है हमें ले रहे हैं, तो किसानों के अनुभव जो है हमारे लिए निश्चित रूप से कोर्स है। बेसिकली बहुत सारे किसानों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इन्होंने अपने अपने स्तर पे जो है इतने अच्छे कार्य किए हैं कि वो हमारे लिए एक ज्ञान का भंडार है। और वही हमें जो है हमें किसी अन्य प्रेरणा लेने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर ही इतने प्रेरणादायक कार्य है। तो इनको हमें ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जो है बाहर निकालने की आवश्यकता है, जो हमारे बीच में ऐसे किसान हैं। और इनके ज्ञान का प्रसार करने की हमें आवश्यकता, जो ज्ञान हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है उसको हमें जो है प्रसार करने की भी आवश्यकता है, अपने स्तर पर, अपने संगठनों के स्तर पर, अपने जो है क्षेत्र के स्तर पे, जहाँ जहाँ पे हम जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हमें इसको करने की आवश्यकता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। कुलदीप पुनियाल जी का जो कुलदीप पुनियाल जी का जो संबोधन रहा है उसमें रामकृष्ण रघुवंशी जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, शायद आपका स्वागत है। गजानन पवार जी, सॉरी गजानन जी, वो आप एक और मैटर है इसमें कि जो उनकी शेयर मनी कितनी थी वो और मुझे बताया, उन्होंने कितना कितना पैसा जमा किया था? 4,000 4 हजार रुपए। अभी जब चार उनका, चार हाँ ठीक है, तो जितने भी लोग हैं उनकी एक सूची बना लें और 4,000 रुपए में उनको एफपीओ का जो प्रॉफिट शेयर है वो नहीं देना है। उनके पैसे जितना दिन आपके एफपीओ में जमा रहा उसका कैलकुलेशन करके बैंक से कैलकुलेशन करा लें या किसी भी सीए से, और उनका ब्याज जरूर लौटाना है। उनके चेक में जो आप चेक बनाएंगे ना उसमें उनके जितना दिन पैसा आदरणीय रघुवंशी जी ने प्लीज गजानन जी, जैसे ही आप जो है जब सुनते हैं तब म्यूट कर लिया करें ताकि आवाज साफ आए, और फिर जब आपको बोलना है तो अनम्यूट कर लें। जी ठीक है, जी आदरणीय रामकृष्ण जी। जब आप उनका पैसा रिटर्न करेंगे ना बैठक करके, तो वो उसमें उनका जितने दिन आपके एफपीओ में पैसा रहा उतने दिन उनका बैंक इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट सही जोड़ के उनको वापस करना है। बाकी एफपीओ में जो कमाया और उसका 20% प्रॉफिट ये कुछ नहीं देना है उनको आप। हाँ, लेकिन जो उनकी मूलधन राशि थी उसका बैंक इंटरेस्ट कितना था वो सहित उनको वापस करना है। एक बात का इसका विशेष ध्यान रखना। जो हमारे को जो ग्रांट मिल रहा है वो ग्रांट तो उनके हिसाब से वो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ, अभी यहाँ पे आती है इक्विटी ग्रांट का मैटर कि जो इक्विटी ग्रांट है ना कि आपने जो बैलेंस शीट कितने की शो की थी पिछले बार? नहीं, इक्विटी नहीं मिला सर, अभी तक नहीं इक्विटी नहीं लिया हमने। तो इक्विटी नहीं मिला तो फिर ग्रांट का पैसा देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर उनके हिसाब से उनके पैसे के आधार पर इक्विटी मिलती हाँ। तो वो इक्विटी भी उनको लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने एफपीओ को हितों का नुकसान किया है। तो इसलिए हाँ, केवल आप बस इतना ध्यान रखें कि उनका पैसा 4,000 रुपए जितने दिन आपके एफपीओ का एक मेन अकाउंट होगा उनके अकाउंट में रहा होगा, उनके अकाउंट से फिर आपके एफपीओ के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा। तो उसमें जो एफपीओ के अकाउंट में जिस दिन ट्रांसफर पैसा हुआ है उस दिन से अभी तक का, जिस दिन आप टर्मिनेट कर रहे हैं उनको, उस दिन तक का इंटरेस्ट जरूर आपको लौटाना है उनको। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद जी। और बहुत ही अच्छा जो है एफपीओ के बारे में हमारे जो आज के चीफ गेस्ट गजानन जी हैं उन्होंने अपना एफपीओ का अनुभव बताया और अनुभव में क्या क्या समस्याएं आती हैं उनका समाधान हमारे मध्य प्रदेश के एक एफपीओ संचालक और कृषक आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने अपना अनुभव बताया और उनको सुझाव दिया। हमारे कुलदीप पुनियाल जी ने अपना एफपीओ के संचालन के लिए अपना सुझाव दिया। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रवि आदित्य जी को बिहार से कि वो आए और वो भी अपना सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय रवि आदित्य जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही सही चर्चा हुई, क्योंकि अभी कल ही हम लोगों ने 1 बजे एक वेबिनार रखा था आपस में, जो बिहार से संबंधित किसान से दिनेश जी भी उसमें जुड़े हुए थे
और तो उसमें भी जड़ी बूटी पे आधारित जो एफपीओ के गठन और उससे संबंधित कृषि के ऊपर में हम लोगों ने परिचर्चा रखी थी। तो एक उद्देश्य जो एफपीओ को लेकर के है, जो प्रधानमंत्री जी की ओर से भी है कि आप किस प्रकार से एक संगठन के माध्यम से कर सकते हैं। तो रामकृष्ण जी या कुलदीप जी ने उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, और गजानन जी का एक व्यक्तिगत अनुभव उस संचालन कार्य को लेकर के था। लेकिन कहीं भी एक चीज हमेशा आता है कि अगर हम लोग परिवार में हैं, सदस्य में हैं, कहीं भी हैं, तो मनमुटाव आना ही है। एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है। अगर हम लोग अगर अभी के कार्यक्रम में भी देखें तो हर तरह की परिपाटी के अलग अलग ज्ञान के, अलग अलग क्षमताओं वाले किसान या कार्य प्रणाली के लोग हैं। तो उसमें अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो आप एक दूसरे से सीख सकते हैं। अगर आपके मन में कहीं भी कॉम्प्लेक्स या कुंठा अगर डेवलप हो गई, तो एफपीओ में सबसे ज्यादा ये जो परेशानी निकलने वाली बात आती है वो इसलिए होता है क्योंकि साथ वाले लोग जितने भी हैं उसमें से कोई ना कोई वो व्यक्ति दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे कि अगर अभी जैसे कुलदीप जी ने बताया कि वो हिमाचल की उसकी बात कि आप पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, अच्छी बात है, आप उस चीज को बाहर छोड़ के आए। लेकिन ये एक ऐसा मतलब हमारे देश के अंदर भी एक रचा बसा हुआ एक चीज है कि लोग कहीं ना कहीं से उस चीज को अपने अंदर में रखे रहता है और वही उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि इसी एक कारण को अगर आप देखें तो जैसे कृषि बिल में ये जो समस्या क्यों आई कि हाई स्टेट की बातों को लेकर के उसे विड्रॉ किया गया, तो वहां पे कभी भी ये जो संगठन वाले लोग थे उनके आपसी भी विद्वेष थे जो लोग विरोध में कर रहे थे। तो अगर हम लोग एक एफपीओ के अंदर भी इस काम को कर रहे हैं तो जब ये जो परेशानी आई कि उनके जो 2 बार उन्होंने टर्म में पैसा दिया या उनकी अलग अलग डिमांड हो सकती है, ये शुरू से ही अगर आप इसको देखिए तो इस तरह के जो लोग होते हैं शुरू से ही उनके प्रति समर्पण की कमी होती है। उनको ये लगता है कि हमने आज ये पैसा दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया। जबकि जो भी सक्सेसफुल एफपीओ में जितने लोगों की जो केस स्टडी पढ़ने के बाद ये लगता है उस संगठन के सारे लोग जितने भी उस मेंबर हैं, उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं, उनकी तरफ से वो पेशेंस जो अगर आप कहते हैं ना कि अगर हमारे अंदर वो क्षमता है कि अगर आप वेट कर सकते हैं तो इस समय के साथ ही सब कुछ होता है। और जो टीम में जो भी आपके जो लीडर हैं, जो उस डायरेक्टर हैं, जो उस चीज को निर्णय लेके काम कर रहे हैं, तो आप या तो उसमें सुझाव दे सकते हैं एक अरेंजमेंट के साथ में, लेकिन हमारे अंदर में वो नकारात्मक ऊर्जा अगर भरा हुआ है तो हमेशा वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा, हमेशा उस चीज को करेगा। क्योंकि एक नेगेटिव थॉट जो होता है अगर आप पूरे उस स्टेप्स को देखें तो उस पूरे एक चीज में से अगर एक चीज को आप गलत चीज अगर उसके अंदर है तो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर वो चीज को वो खींचता है, अगर वो चीज को विड्रॉ करता है तो पूरी चीजों को वो सबोटाज करता है, उसको वो गिराता है। तो मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर एक ग्रुप अगर हम एक फॉर्म करते हैं तो विचारधारा का ग्रुप होता है, लेकिन विचारधारा के अलावा उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक हम लोग की जब मैं और भुवनेश्वर जी हम लोग थे साथ में, हम लोग टीओटी में माधोपुर में थे, पश्चिम चंपारण में। तो वहाँ पे जब किसानों का हुआ कि यहाँ एक टीओटी होना है तो किसान वहाँ पे चले आए। तो उसमें जब हम लोग बहुत सारे किसानों को अपने तरफ से फिल्टर भी किए, उसके बावजूद भी बहुत सारे किसान ऐसे थे वो इसलिए सिर्फ चले आए थे कि उनके साथ वाले आ रहे थे। तो एफपीओ में भी यही होता है कि आप अगर जा रहे हैं तो मैं आपके साथ चला जाऊंगा कि नहीं, मुझे भी इच्छा है जाने की, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। और आप ये हर जगह दैनिक दिनचर्या में भी देखेंगे कि लोग आएंगे, वो इसलिए आएंगे क्योंकि आप उनके साथ आ रहे हैं। अगर वो मन से या दिल से उस चीज में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उनके दिमाग कहीं और उनको गाइड करता है। लेकिन आप हाफ हार्टेडली जो कहते हैं, आधे मन से कोई कार्य आप नहीं कर सकते। अगर आपकी इच्छा है, जो आदरणीय पवन सर कहते हैं ना कि लर्निंग्स हैबिट होनी चाहिए। लर्निंग्स हैबिट सीखने की उम्र ताउम्र है, पूरी उम्र आप सीख सकते हैं अगर आपके अंदर वो ललक है कि वो कुछ सीखना है। साथ साथ एफपीओ में भी ये जो पॉलिटिक्स कहते हैं ना कि आपस में विरोधाभास, वो तभी आता है क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर डे 1 से छटपटाहट होती है कि आज हमने 5,000 रुपया दे दिया, आज हमने 10,000 रुपया दे दिया, तो चलो इसका हमको लाभांश जो है मिलने लगे। बस यहीं से वो समस्या शुरू होती है। तो यही अधिक से अधिक हम लोग प्रयास कर सकते हैं। जैसे अभी कुलदीप जी ने बताया कि एक फिल्टर अधिक से अधिक कितना फिल्टर आप कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो कहते हैं ना, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कण उस तरह के व्यक्तियों की संख्या चली ही आती है जो इसको थोड़ा सा गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो करते हैं। लेकिन इसको जो मीटिंग की जो है नहीं प्रणाली की, अपने में जो पीजीएस में भी मीटिंग की बात आती है कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं,
अगर ये रेगुलर एफपीओ में हो रहा है तो आप उसको बार बार उसको छांट भी सकते हैं। जैसे हम लोग कंकड़ को अपने में, अगर चावल में कोई कण आ गया हो उस तरह का चीज, आप उसको अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार ये प्रक्रिया जो है रेगुलर चलती रहनी चाहिए। जो कहते हैं ना कि गंदा पानी अगर है तो साफ पानी का उसमें ज्यादा प्रवाह अगर हो जाए तो वो स्वतः बाहर होता है। ये मीटिंग जो है, ये डिस्कशन जो है ग्रुप के अंदर में हमेशा होती रहनी चाहिए। वही चीज ही उस चीज को बाहर करेगा। ये विथ एग्जाम्पल कि हम लोग इस उदाहरण के साथ कि ये एफपीओ में ये गलती हुई थी तो ऐसा हुआ था, और क्यों, अगर हम उसको, मेरे विचार से उन जो व्यक्ति हैं उनके समय क्यों आपके मन में ऐसा चीज आ रहा है। डिस्कशन बहुत ही जरूरी है, ओपन डिस्कशन जो है, क्योंकि वो आदमी हर दूसरे को मिसगाइड करता रहता है। वो उस मीटिंग के दौरान भले ना करे, पर बाहर में जो है एक दूसरे को डिस्टर्ब करता है कि, और सक्सेस जो है वो तो टाइम फ्रेम के अंदर है, समय के साथ आती है, लेकिन शुरुआती दौर में किसी भी एफपीओ को वो डिस्टर्बिंग कर देता है, वो परेशान करता है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी। आप सबने एफपीयू के बारे में उसके जो आ रहे हैं व्यवधान, उसके समाधान पर चर्चा हुई, और मुझे लगता है कि आदरणीय गजानन जी के द्वारा जो आज संवाद किया गया मुख्य अतिथि के रूप में, एफपीयू को संचालन के ऊपर शायद पूरा लगभग समाधान की ओर हो गया। अब मैं जब चाहूँगा कि हमारे गजानन जी की सफलता की कहानी बनाई गई है, और जिन महानुभावों के द्वारा आदरणीय गजानन जी से संवाद किया गया, तो उनके बारे में उनका क्या कैसा उनकी खेती किसानी चल रही है, कितना कैसा करते हैं वो, सदन को अगर बताएं तो अच्छा रहेगा। और उसमें आदरणीय गजानन जी जुड़े ही, अगर उसमें कुछ और जोड़ना है, कुछ छूट गया है या कुछ कम करना है, तो इस पर जो है चर्चा हो जाए। मैं इसमें आदरणीय रघुवीर रावत जी को आमंत्रित करता हूँ जी कि वो आए जी 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 सदन को मेरा प्रणाम, और सदन को मेरा प्रणाम, और गजानन जी को भी मेरा नमस्कार। बहुत अच्छी चर्चा चली, और जब हम इसको डॉक्यूमेंट कर रहे थे इनको ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये पता चला कि ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब खड़ा होता है, कोई भी एफपीओ, तो उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। इसमें 250-300 मेंबर हैं, और बीच में गजानन ने जो बताया था कि मेंबर कुछ और भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये कोई सारे लोग नहीं करते हैं, कोई लीड करता है उसको, कोई व्यक्ति ज़्यादा एफर्ट करता है, और तब कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, कोई सब लोग नहीं करते। और साधारणतः ये देखा गया है 1 या 2 व्यक्ति होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करते हैं, और जब उसमें कुछ दिक्कत आती है तो उन्हें ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक इमोशन पे खड़ा होता है, एक लक्ष्य पे खड़ा होता है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और इसमें श्री गजानन जी का उन्होंने बताया था कि उन्होंने किस तरह से 2019 से 18 से 19 से इस योजना पे काम किया, और धीरे-धीरे बिल्डअप करके फिर वो इस स्थिति में पहुँचे। तो अ, अब कुछ समस्याएँ पहले भी उन्होंने कहा था, कुछ समस्याएँ आई वो हमने बाहर कर दिए हैं। अभी जो क्या होता है जब घर में समस्या आती है, ये समस्या जो है मुझे जो पता चला है वो इन्होंने कहा कि हमारे समूह की है और में कहीं दिक्कत नहीं। तो उनका जो उनके गाँव का जो समूह है उसमें 6 या 8 समूह जो हैं, उनमें से इनके समूह में वो दिक्कत आ रही है। और ये लाज़मी भी है, दिक्कत वहीं आती है जो बहुत पास बहुत नज़दीक होता है, तो वहाँ पे दिक्कतें आती है। जब एक समूह बन जाता है, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन संविधान के अनुसार, उसका एक संविधान होता है, नियमावली होती है, उस हिसाब से बन जाता है, तो फिर हमें वो इमोशन पे नहीं चलना पड़ता है, और इन चीज़ों पे नहीं चलना पड़ता है कि फलाना क्या कह रहा है, फलाना क्या कर रहा है, उससे नहीं है। जब अगर रेगुलर रूप से समूह की या एफपीओ की मीटिंग होती रहती है, तो उस प्रोसीडिंग्स में ये आना चाहिए कि क्या विवाद उठ रहे हैं। तो विवाद अगर उठ रहे हैं तो वहाँ पे उसको, एक तो मुझे लगता है क्योंकि तब हम नियम के अनुसार काम करेंगे एफपीओ के, जैसे आदरणीय रघुवंशी जी ने बताया, आदित्य जी ने बताया कि उसको फिर उसमें प्रोसीडिंग में भी आने चाहिए विवाद, कि भाई ये विवाद है, इसमें इसको निपटारा किया जाना चाहिए, और नियमों के अनुसार किया जाने के, क्योंकि अब हमारे पास एक संविधान है, एक नियमावली है, उसी के अनुसार हम काम करेंगे।
तो उसमें सबकी सहमति, जो उसके मेंबर हैं, उसमें एक प्री प्रस्ताव कि भाई इसमें ऐसे-ऐसे विवाद आ रहे हैं, इसमें फलाने का इतने लोग सहमत हैं। अगर उस विवाद को निपटारा करना है तो कितने लोग उससे सहमत हैं और कितने असहमत हैं। उन्होंने ये बताया कि कुछ कोई मेरे ख्याल से कोई योजना है या कोई वो फार्म लैब की है, वो बताएँगे कि उसको एस्टेब्लिश करना है और उसमें वो अड़ंगा लगा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हैं? तो ये अगर पॉलिटिकल कारण है तो ये मुझे नहीं लगता कोई बहुत फाइनेंशियल कारण नहीं होने चाहिए या कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि जो नियम को तोड़े। नियमानुसार नहीं है और इसमें हो रहा है और कोई उसका विरोध कर रहा है तब तो वो सही हो सकता है। लेकिन अगर वो केवल पॉलिटिकल कारणों से, अपने कारणों से तो फिर तो इसमें लीडर को क्योंकि यही उनको लीड कर रहे हैं, लीडर को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि जिस लीडर ने इसको खड़ा किया है, उसी को उसका समाधान भी करना, उसी को आगे आना पड़ेगा, उसी को डिसीजन लेने में और अपने सहयोगियों के साथ जो कि उन्होंने कहा भी है कि 75% से ऊपर तो वो उनके समर्थन में है। तो उनके सहयोग से उस समस्या का समाधान करने के लिए मतलब उनको अ, आगे आना चाहिए और ये बड़ा थोड़ा-सा दिक्कत वाला काम भी होता है जो बिल्कुल नज़दीक के लोग क्या कहते हैं विरोध करते हैं और फिर उनको कई तरह से रिलेशनशिप होता है, कई तरह से वो संबंध होते हैं तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्योंकि यहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का एडमिनिस्ट्रेशन आपका कैसा है, ये एक दफ़े उदाहरण सहित आपको पेश करना पड़ेगा कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हित में और अहित में जाएगा उसको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करना पड़ेगा। मैं श्री गजानन जी से क्योंकि जब हम इनका डॉक्यूमेंट कर रहे थे तो हमारा उस समय मुख्य उद्देश्य था कि व्यक्ति विशेष जो गजानन जी क्या कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा खेती कर रहे थे, जैविक कर रहे हैं। पहले तो एफपीओ ही पूरा जो 250 लोग हैं उसका मेन नियमावली में यही है कि वही इस एफपीओ में आए जो जैविक कर रहे हैं 100%। उनके पास अगर 10 बीघा है तो 10 बीघा में जैविक कर रहे हैं, 2 एकड़ है तो 2 में कर रहे हैं या किसी का 50 है तो उसका 50 एकड़ में जैविक। वो ऐसा छूट नहीं है कि आप कुछ जैविक करें कुछ। तो ये इस तरह से इसमें जुड़े थे और आपने ये भी बताया था कि हम धीरे-धीरे प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने लिनसीड जो ये अलसी होता है ये और कुछ दालें और ये शायद कुसुम भी इन्होंने उगाया था जिसको इनका प्राइमरी कुछ सरसों भी था। तो अ, प्राइमरी इनका जो उद्देश्य था गेहूँ भी था। जो सामूहिक रूप से क्योंकि प्लानिंग की जाती है एफपीओ में कि भाई इतने लोग इन्होंने बताया भी था, आंकड़े भी दिए थे कितने इतना एरिया में ये उगाया जा रहा है इतने फिर उसकी मार्केटिंग की बात है। तो फिर आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा क्योंकि हमारी बात प्रकाश पोरे जी जो इस महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हुई थी। तो ये जो इश्यूज़ हैं, क्या आपका वहाँ पे महासंघ की भी बैठक होती है? अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यू है, तो मुझे लगता नहीं ये छोटा इश्यू है क्योंकि ये समूह का इश्यू है और ये पूरे एफपीओ का इश्यू नहीं है। तो इसको समूह के स्तर पर ही पहले तो समूह के स्तर पर ही समूह से ही बाहर कर दो। एफपीओ से बाहर तो सेकेंडरी है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आएगा कि आदमी समूह से बाहर हो गया तो फिर एफपीओ से भी बाहर हो जाएगा। जो पॉलिटिकल लेवल पे इस तरह के होते हैं। मेरा गजानन जी से थोड़ा-सा ये प्रश्न था कि वो क्या किस पे विवाद है वो उन्होंने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया कि वो सचिव को करने नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ कहा था, कुछ बताएँगे उसमें? गजानन जी, हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? जी आवाज आ रही सर। हाँ
आपकी आवाज आ रही है आदरणीय गजानन जी, शायद सुन रहे उनकी हो आवाज तो। नहीं आ रही। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। गजानन जी क्या हट गए क्या? गजानन नहीं, जी। उनका इशू ये था कि वो उनके एफपीओ में जो फंडिंग आई है उस फंडिंग को ऐसे यूज ना करके वो अपनी यूज कर लेते हैं। मतलब वो जो सब्सिडी खाने वाला मैटर होता है ना, ये इस पैसे को गोलमाल कर जाए, वो ऐसा ऐसा विषय है उनका। मैं निवेदन करूं आदरणीय रावत जी, वो समस्या का समाधान हो गया है। अपन ने इनके बारे में आपने एक स्टोरी में क्या बनाया गजानन जी की, और उनके बारे में सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। वो उनका पूरा समाधान हो गया है। जो एफपीयू की समस्या थी वो जुड़ गए हैं गजानन जी, रिमूव हो गए थे। उनके बारे में थोड़ा सा और अवगत कराने का कष्ट करें। 1-2 मिनट का समय है, फिर मैं आदरणीय, वैसे लगभग कहानी स्टोरी हो गई है। मैं जी आदरणीय जी पवन जी, सर, मैं तो जी थोड़ा यही जानना चाह रहा था कि हो आगे गई। कोई प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया बेसिकली कुछ प्लानिंग हुई थी कि ये फसलें हम उगाएंगे, फिर इसको आगे मार्केट करेंगे, कुछ अपने लिए भी था उसमें प्लानिंग, और कुछ इक्विपमेंट भी लोगों को दिया गया था। जो फंडिंग मिली थी उसका उपयोग इस तरह से किया गया था कि अ, जो बायोडायनेमिक कुछ खाद या जो डिकम्पोजर होते हैं बायोडायनेमिक, एक और पतंजलि से भी जो फ्रोम है, वो भी किसानों को बांटा गया था उस फंडिंग से। और वो साथ-साथ में उसमें बहुत सारे 3-4 लोग एम्प्लॉयी भी हैं जिनको रेगुलर सैलरी एक मिलती है, और वो जो है ट्रेनिंग देते रहते हैं। उनका ज़िम्मेदारी है कि वो हर किसान को पास जाएँ और उनका खेत देखें कि वो वास्तव में जैविक कर रहा है, और कोई कोई दिक्कत उसको जैविक करने में आ रही है तो उसको सपोर्ट करें। ये मतलब एफपीओ का जो ओवरऑल जो फंडिंग का कांसेप्ट था। और उसमें ये एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले थे, जिसमें इनका ये प्लान था कि हम लीज पे ज़मीन लेंगे, फिर उसमें एक भवन बना के उसमें जो है प्रोसेसिंग यूनिट लगाएँगे, जिसमें कि 3, 4, 5 जो है ऑयल मिल भी लगने का प्लान था, और कुछ प्रोसेसिंग यूनिट और भी। तो वो आगे हुआ, नहीं हुआ। उसमें कुछ फंडिंग भी सैंक्शन हो गई थी दूसरे स्रोतों से, गवर्नमेंट की तरफ से। अ, तो कुछ इक्विपमेंट इनको मिले थे, जैसे सीड मिक्सर, इस तरह का सीड को ट्रीट करने का। तो उसमें आगे कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं, आगे वो बढ़ा, और वो जो प्रोसेसिंग का प्लान था वो शुरू हुआ कि नहीं? तो ये मैं जानना चाहता था गजानन जी से। हेलो ओम। जी। वो प्रोसेसिंग का वो जो हमारा जो गोडाउन बनने वाला था, तो उसके सब वो महाराष्ट्र शासन की तरफ से, जैविक मिशन की तरफ से सब मंजूरात आई है। और उनका 60% हमें मंजूर भी हुआ है। और ये अभी ये बरसात का दिन है, हम 2 महीने के बाद वो शुरू करेंगे काम। हाँ, पर ये आप कह रहे थे ना कि लीज पे कर रहे हैं, तो ज्यादा हाँ, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपना ही हो, एफपीओ वो का कहीं पे वो चाहे। वो जी। 20 आर वो जमीन है, वो हमने लीज पे लिए है। उसको 10,000 रुपए सालाना देना, ऐसा सबके हिसाब धन्यवाद। लगभग शायद आदरणीय गजानन जी, आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी ने अपना संवाद किया, और मैं अब अंतिम संबोधन के लिए आदरणीय श्री पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वहाँ इस कार्यक्रम के फाइनल कमेंट के लिए सादर आमंत्रित हैं, और वो आएँ और हम सबका मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय श्री पवन जी। कुमार जी। जी नमस्कार सभी को। और आज का ये जो 75वां हमारा अ, देश दिवस है, भारत के लिए गर्व की बात है सभी के लिए। उसके ये सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रकार से आज मैसेज बहुत सारे आएंगे। सभी लोग झंडा भी लहरा के और अपनी सेल्फी वगैरह भी लेंगे, और कई सारे इस तरह के जो कार्य हैं सामाजिक कार्य करेंगे। लेकिन जो झंडे की हमारी मर्यादा है, उसके प्रति भी सब लोग जागरूक रहें, और जब कार्य पूरा हो जाए तो उसको ससम्मान
अपने घरों में अगर उतार रहे हैं तो उसको ससम्मान उतार करके अगली बार इस्तेमाल करके जिस विधि से उसको रखा जाता है उस विधि से रखते हुए ऐसा आह्वान मैं करना चाहूंगा। और अगर कहीं पर किसी को कहीं पर कुछ किसी के कहने भूलवश या आंधी या तूफान या ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कुछ या भूलवश किसी से कुछ त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि को भी दूर करते हुए इसकी जो मर्यादा है उसको संभालने का प्रयास करेंगे, ऐसा भी मेरा आह्वान है। आज मैं बहुत लेट से जुड़ पाया था और मैंने गजानन जी से संबंधित कुछ वार्ताएं जरूर सुनी जिसमें कि एक प्रमुख जो समस्या या जो भी कुछ चर्चा हो रही थी उसमें यह था कि कुछ एक समस्या आई है और उसका फिर समाधान करने के लिए सभी लोगों ने अपने अपने तरफ से सुझाव दिए हैं। और यह बिल्कुल जाहिर बात है कि जब कोई संगठन के रूप में एक कई सारे लोग साथ मिलकर के काम करेंगे तो आपस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होने की संभावनाएं होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम एफपीओ के रूप में काम करते हैं और उसमें पैसा भी इन्वॉल्व होता है तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कोई अनावश्यक रूप से कोई लाछन न लगाए, कोई ऐसी बात नहीं हो। तो सबसे मुख्य बात यह रहती है कि उसके अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान करने का हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी योजना समाधान समस्या के समाधान करने की क्या प्लानिंग है। तो कई बार मैंने यह भी देखा है कि कुछ एफपीओ एक ऐसी समिति बनाने का भी प्रयास करते हैं जिसमें सर्वमान्य व्यक्ति, और इसको ये ओपन चर्चा में इसका करते हैं कि लोड किसी अध्यक्ष पर या कुछ ही एक दो लोगों पर नहीं आए, वो लोड आपस में जिम्मेदारी का जो कार्य है वो कुछ लोगों के बीच में पहले से बंट जाए कि अगर कोई समस्या होगी तो उसका निस्तारण करने के लिए यह समिति के रूप में या व्यक्ति के रूप में जो भी उस एफपीओ की अपनी संगठन या अपनी वहां पर जिस प्रकार से वो गठित हुआ है उसकी जो भी स्थिति है उसके अनुसार जो भी सर्वमान्य व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जिन पर सबको विश्वास हो और समस्या का वो समाधान पहले तो समझने का प्रयास करेंगे और समस्या के प्रति जागरूक होकर के अगर दो तीन पक्ष हैं तो उनके साथ अलग अलग या सामूहिक रूप से बातचीत करते हुए कुछ न कुछ समाधान भी देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाना बहुत जरूरी है और एफपीओ के परिप्रेक्ष्य में और संगठन के परिप्रेक्ष्य में समस्या समाधान या जो भी ऐसी व्यवस्था हो तो ऐसा करके भी एक तरीका हो सकता है जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर और किस तरह की जो समस्या है उसके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं का निर्माण किया जा सकता है। तो ऐसा जब हम करते हैं तो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ और बहुत निष्पक्ष रूप से किसी भी चीज को देखा जा सकता है और जो भी उससे संबंधित नियम बनते हैं। और दूसरा तरीका यह भी होता है कि ऐसी अगर समस्या बड़ी होती है और कोई सदस्य अपना सदस्यता या नहीं जुड़ना चाहता है, जो भी उसके कारण है, तो उसके बारे में आम बैठक में चर्चा करके सारी चीजों का दस्तावेजीकरण करते हुए और फिर उसको लिखित रूप में जो भी कार्रवाई होती है उसको भी स्पष्ट रूप से एक आगे की कार्रवाई को अनुमोदित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो यह तरीका भी लिया जा सकता है कि एक तो एक समिति बने या कुछ लोग करें उसमें कार्य, और या फिर आम बैठक में सबके साथ जो होती है तो उसमें इस चीज पर लिखित रूप से और चर्चा करने के बाद इसमें जो भी निर्णय होता है उसको लिया जा सकता है। और एफपीओ का जो कार्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं से कुछ पैसा इन्वॉल्व है, या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर कहीं ना कहीं से सरकार की तरफ से या कहीं और से आपको धनराशि मिल रही है। तो ये वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ के साथ साथ जो कार्य करना है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करने की जरूरत है। नहीं तो अनावश्यक छोटी छोटी बातों के लिए भी कई बार मन में एक शंका हो जाती है लोगों को कि क्या हो रहा है, हमें आगे रखे कहीं हमारा नुकसान तो नहीं करेंगे, कहीं हमारा
ये आगे बढ़ रहे हैं। कई बार ईर्ष्या की वजह से भी लोग इसमें सहयोग नहीं करते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज है उसको आम रूप से पहले समूह के रूप में फिर सामूहिक रूप में अगर इसमें चर्चा होती है तो ज्यादातर लोग किसी भी एक संस्था के रूप में अच्छी तरह से काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो सबके साथ रहते हुए अगर ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो समस्याओं का समाधान हो सकता है और हमें दिशा मिलती है इन सब कार्य करने से। इसको एक हमें चैलेंज के रूप में लेने की जरूरत है। इससे हमें दिशा मिलती है कि हम आने वाले समय पर अपने सदस्यों को लेने के लिए या उनको हटाने के लिए किस प्रकार के अपने नियमों का बार बार हमें अपने उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो जिससे कि हम जो भी कार्य करें उसको सकारात्मक रूप से करते हुए और सभी के हित के लिए जो कार्य है उसको करने के लिए भी हम सक्षम बन सकें। तो इन सब प्रक्रिया को अगर कार्य प्रक्रियाओं को अगर चर्चा के उपरांत अपने सबकी जिम्मेदारियों में इसको तय भी कर लें तो उससे भी आपकी एफपीओ की प्रगति आगे हो। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं और वो एक्टिव होते हुए भी आगे बाकी लोगों को एक्टिव शायद उतनी जिम्मेदारी का एहसास या जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो उनको भी लगता है कि हम पीछे छूट जा रहे हैं, यही व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी सोचना चाहिए और इस चीज पर भी विचार करना चाहिए संगठन के रूप में कि हमारी जिम्मेदारियों का जो दायित्व है उसको हम किस प्रकार से दूसरे लोग स्वेच्छा से आगे लेने के लिए आए। अगर वो आते हैं तो ये भी एक इंडिकेशन होता है, ये भी एक निशानी होती है कि वो एक्टिवली किसी चीज पर जुड़ते हैं। क्योंकि अगर स्वेच्छा से कोई जुड़ता है और उनको अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनको आगे कार्य करने पर या इंगेज करने पर भी इसके बारे में सोचा जा सकता है। यह भी एक चर्चा का बिंदु है कि हम जो हमारे कम एक्टिव मेंबर्स हैं उनको कैसे कैसे जिम्मेदारी देते हुए हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिम्मेदारी अगर किसी को दी जाती है या ली जाती है उनके द्वारा स्वेच्छा से तो उसके भी जो नियम हैं और जो भी उसकी क्रियाएं हैं, पता लगा स्वेच्छा से जिम्मेदारी तो ले ली लेकिन इसने काम नहीं किया आगे जो अपेक्षित था। तो इन सब चीजों पर भी सामूहिक रूप से कभी ना कभी जरूर एफपीओ के स्तर पर या जो एसएचजी बने हैं उसके स्तर पर भी जरूर चर्चा की जाए इस पर। तो ऐसा करते हुए जब बार बार मंथन होगा, बार बार इन चीजों पर आपस में बातचीत होगी तो जरूर कुछ ना कुछ उसका समाधान मिलेगा और उससे भी आपके जो सदस्य हैं उनको बने रखने या उसको हटाने के बारे में भी आप बातचीत समय समय पर कर सकते हैं। कि जो लोग यह नियम भी बनाते हैं कि अगर कोई सदस्य 3 बार लगातार मीटिंग में नहीं आता है तो उनको फिर उनकी मेंबरशिप जो है जाने का खतरा हो जाता है या उनको मेंबरशिप से हटाया जाता है। ऐसे लोगों ने अपने नियम बना रखे हैं कि सब लोग गतिशील रहे, एक्टिव रहे और अगर एक्टिव नहीं रहते हैं तो फिर उसकी व्यवस्थाओं के लिए फिर दूसरा कुछ विकल्प उसके तैयार किए जाते हैं। तो ऐसा कुछ वो है, ऐसा कुछ सुझाव है जिसके बारे में अपनी परिस्थिति के अनुसार आज हमारे मुख्य अतिथि गजानन जी उन्होंने अपनी बात कही। मैं उनका वक्तव्य नहीं सुन पाया और लेकिन उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो अपना कार्य अच्छी तरह से करते रहेंगे और उनका एफपीओ आगे चल करके अच्छी तरह से कार्य करे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी सभी साथियों को पुनः एक बार अभिनंदन, नमस्कार, ओम प्रणाम। प्रणाम। ओम सर, आपका मार्गदर्शन हम सब सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने हम सबको दिशा और मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शायदवाद। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से निवेदन करता हूं कि वो आएँ और आज की योगाहार कार्यक्रम में अपने उद्बोधन के साथ आभार ज्ञापित कर आज का इस कार्यक्रम को समापन करने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। दिनेश जी का नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। मैं आदरणीय रंजना बहन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें।
आदरणीय रंजना जी, सदन को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी बोलिए। आदरणीय जी नीलकंठ बहुत सर, बहुत धन्यवाद सर, मेरी आवाज वहाँ पे पहुँच रही होगी। आप पहुंच रही है सर। दिनेश जी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी धन्यवाद। हाँ जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा, लेकिन आपकी नहीं आ रही है, आप बोलिए। हाँ वो म्यूट है, माइक म्यूट ऑन है? कीजिए। हाँ आप म्यूट हैं अभी, नेट प्रॉब्लम है। जी आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी ओम स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, आपकी आवाज़ आ रही। और आज आज़ादी का जो अमृत महोत्सव को सभी को आप भारतवासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के जो हमारी हाँ बहन आपकी मंजू त्रिवेदी जी, आपकी जी आवाज जी आ रही आवाज़ है। आ रही? हाँ जी। हाँ जी जी। हाँ तो आज के जो हाँ योग सर, शिक्षिका बहन मंजू त्रिवेदी जी। अब आवाज आ रही है हाँ सर? जी सर मैंने अनम्यूट किया जी है, जी। शायद हाँ हाँ आप नेटवर्क से ही है कुछ। जी जी जी। हाँ हाँ आवाज़ आ रही सर, दिनेश सर आपकी आवाज़ आ रही। हाँ 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 जी। लेकिन आपके इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम होने से थोड़ी आवाज़ कट के आती है। तो मैं समापन के तरफ बढ़ रहा हूँ कि जो आज के योग शिक्षिका बहन मंजू त्रिवेदी जी जो वाराणसी से है, और उन्होंने जो आज की कक्षा ली बहुत ही अच्छी ली। और हमारे आदरणीय श्री मुख्य अतिथि गजानन जी बाजड़ जो वासिम महाराष्ट्र से है, उनका योग ऋषि प्रोड्यूसर कंपनी है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम या कुछ दिक्कतें आ गई थी टेक्निकल। लेकिन जो हमारे महाराष्ट्र के जैविक कृषि मिशन जो है, इनके अध्यक्ष और हमारे आदरणीय रामकृष्ण जी भाई रघुवंशी जी, इनके मार्गदर्शन से ये समस्या हल हो जाएंगी। और अपन उससे पर्सनल भी हम रामकृष्ण भाई जी से और अन्य कुछ मार्गदर्शक होंगे, तो उनसे अलग से बात करके भी इस कुछ समस्या है या आगे कैसे इसका प्रोग्रेस हो, इस पर अपन अलग से भी चर्चा कर सकते हैं। तो आज का इस योगाहार कार्यक्रम 470वां दिन जो है, उसमें अपना आज 75वां भी आज़ादी का महोत्सव बड़े धूमधाम से पतंजलि योग पीठ में सवेरे 3:30-4 बजे से भी बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी हर जगह बहुत उत्साह के वातावरण में बारिश होकर भी अच्छा उत्साह बना है। तो मैं सभी को लिए आज धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि जैसे कि आज हमारे आदरणीय बहन राजेश्री कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय इंजीनियर टोलेचंद जी, आदरणीय गंगाधर चौहान जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय राम जी मेहरा जी, और आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय बहन रंजना खिनेकर जी, आदरणीय रवि आदित्य सर जी, आदरणीय सागर रावड़े जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, और योगा यासी और जो लेफ्ट हो चुके हैं उनके भी प्रति आदर और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी का बहुत बहुत हर दिन संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति भी आभार। सबके दिन मंगल हो और सबके ऐसे भी अपने शताब्दी महोत्सव बड़े उत्साह से और प्रगति के साथ हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और कल का दिन कल सवेरे 5:30 बजे अपन जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए ओम प्रणाम।